पागल है क्या? क्या कर रहा है यार? तू ये सब टेंशन मत लिया कर यार। तूने एग्जाम्स में 12-12 घंटे पढ़ाई की है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। रिजल्ट से ज्यादा तो पापा का डर लग रहा है यार। 95% से कम आना तो खैर नहीं मेरी। मुझे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनाना चाहते हैं। पता नहीं कितने सालों से आज के दिन का डर था मन में। 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स। और आंटी क्या कहती है? मेरी माँ उनके जैसी नहीं है, पर पापा के सामने वो भी कुछ बोल नहीं पाती। मेरा केमिस्ट्री का पेपर इतना अच्छा नहीं गया था। 2 मार्क्स इधर उधर हो गए ना तो पंखे से टांग देंगे मुझे। कभी कभी तो लगता है नहीं होता तो अच्छा होता। पागल है क्या यार तू? ये सब बकवास बातें मत किया कर। नहीं दीपक, तू नहीं समझ रहा है। तेरे मम्मी पापा तुझे खुली छूट देते हैं, जो करना है वो करने देते हैं। मेरे घर पे ऐसा नहीं होता है। प्लीज चलना मेरे साथ। समझ यार, तेरे पापा मुझे देखकर ही चिढ़ते हैं। मैं नहीं चल सकता। पता है, पर आज बहुत डर लग रहा है। प्लीज कहीं कुछ हो ना जाए। हर्षो, क्या कर रही है? प्यारे हर्षु, आज तुम्हारे रिजल्ट का दिन है। तुम्हारी नई जिंदगी आज से शुरू होगी, लेकिन आज के बाद मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बुरा बर्ताव किया है मैंने तुम्हारे साथ। खुद मामूली स्टूडेंट होने के बावजूद तुमसे हमेशा टॉप आने की उम्मीद रखी। उसके लिए पता नहीं कैसा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ। आज के बाद तुम्हारे जिंदगी के फैसले तुम खुद लोगे। तुम्हारा ये बाप तुम पर अपनी अपेक्षाएं नहीं थोपेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? क्या हर्षु के पापा की किसी के साथ अनबन थी, या वो किसी बात को लेकर चिंतित थे, या किसी के साथ नोकझोंक? आपको किसी पे शक है? क्या आप सोच सकती हैं कि वो ये कदम उठा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे ही नहीं। और आज तो खुशियां मनाने का दिन था, ना कि दुखी होने का। आज हर्षु का रिजल्ट था और हम दोनों बाहर गए थे और इन्होंने पहले से इंटरनेट पे चेक कर लिया और मुझे फोन करके खुशी से बोले कि हर्षु को 96% आए। सुबह से मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं हर्षु को कम मार्क्स आएंगे तो पता नहीं ये क्या कर देंगे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। कितनी बार मैं समझाती थी कि इतना जोर मत डालिए अपने बेटे पर। हमारा इकलौता बेटा है, बाप के प्यार को ये कहाँ समझता। मुझे समझा के चुप करा देते थे,
कहते थे लाड़ प्यार से बिगाड़ना नहीं है मुझे, अव्वल नंबर आएगा तभी तो दुनिया के सामने टिक पाएगा। और आज मेरे हर्षू को अच्छे मार्क्स आए और वो आज की कहानी देखने के बाद घर जाके मैं अपने मम्मी पापा को एक जोर की झप्पी देने वाली हूं। क्यों? मेरा बचपन खुशहाल बनाने के लिए, सब कुछ करने की आजादी देने के लिए, असफलता में भी मुझे हौसला देने के लिए। अगर उन दोनों ने मुझ पर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का दबाव डाला होता और मैं बन भी गई होती तो पता नहीं मैं खुश होती या नहीं। बच्चों की असफलता से माँ बाप टूट जाते हैं, लेकिन ये केस कुछ अजीब है। बेटे के 96% मार्क्स और बाप को अचानक पश्चाताप, और वो भी इस हद तक कि खुदकुशी कर ली। क्लियर कट सुसाइड केस है, हैंड राइटिंग भी उन्हीं की है और लेटर के ऊपर जो आंसुओं के निशान हैं वो भी उन्हीं के हैं। पता नहीं आजकल ये पेरेंट्स लोग इतने कमजोर कैसे हो जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते सुमित्रा निवास में भी जो सुसाइड हुआ था वो भी कुछ ऐसे ही केस था। ये किस सुसाइड केस की बात कर रहे हैं आप? वो एरिया शायद आपके अंडर में नहीं आता, यहीं पीछे 2 गली छोड़ के सुमित्रा निवास, वहां पर भी एक बाप को अचानक ये एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चे पर जुल्म किए। नंबर कम आए या बच्चा फेल हो जाए तो पेरेंट्स आजकल ऐसे ही स्टेप उठा लेते हैं। एनीवेज, मैं निकलता हूं। सर, ये केस कम मार्क्स का नहीं है, पूरे 96% का है। और बेटा मैरिज में भी आया था और माँ रोते हुए बता रही थी कि बहुत सख्त थे बेटे को लेकर। बेटा पहली कक्षा में गया नहीं कि 12वीं का प्रेशर डालकर इस हद तक पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। और माँ बेटों की बातों से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बेटा उनसे नफरत करता था। ये सुमित्रा निवास का केस क्या है, जरा पता लगाओ तो। ओके सर। कभी अच्छी माँ नहीं बन सकी तुम्हारी, अपनी ही बेटे की जिंदगी उजाड़ दी मैंने। मौत के सिवाय और कोई प्रायश्चित नहीं है मेरे लिए। मैं अपनी मर्जी से ये कदम उठा रही हूँ। हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना, तुम्हारी माँ। मम्मी, 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 मम्मी दरवाजा खोलो ना यार। मम्मी, दादा, दादा, वो देखो ना, मम्मी दरवाजा नहीं खोल रहे, हेल्प करो ना जरा। अच्छा हाँ चलो ना। मम्मी, मैडम जी, मम्मी कहाँ हो? दरवाजा खोलो। दोनों घरों में एक ही दिन के भीतर दोनों माँ बाप के पछतावा करने से खुदकुशी। दोनों घर में सब लोगों के होने के बावजूद जिस वक्त कत्ल हुआ, मरने वाला अकेला था। दोनों चिट्ठी छोड़ जाते हैं। दोनों माँ बाप को अपने बच्चों पर दबाव बनाने का एहसास एक ही दिन होता है और दोनों बच्चों का रिजल्ट या तो आ गया था या आने वाला था। ये सुसाइड का केस हो ही नहीं सकता, कत्ल है ये। सर, केवल वाला। तुम क्या कर रहे थे घर के बाहर? साहब, केबल लेकर आया था, छत पर पूरा वायरिंग बदलना था। क्या देखा तुमने? साहब, जो देखा मैंने बता दिया उनको। आज किस काम से आया? वो सब 2-3 फ्लैट से कंप्लेन आया था कि पिक्चर खराब है, तो नया केबल डालने आया था सर। तुम्हारे साथ एक और लड़का था ना, कहाँ है वो? हाँ साहब, वो मेरा पार्टनर बबलू भाई, लेकिन अभी यहाँ है नहीं साहब। वो सुमित्रा निवास गया हुआ है बिल के पैसे लेने। सुमित्रा निवास? जी सर। पिछले हफ्ते वहां पे भी एक सुसाइड केस हुआ था ना, तुम्हारा केबल वहां पे भी है?
हाँ हाँ साहब। और वो गायकवाड़ साहब जिसने सुसाइड किया आज पिछली गली में, वहां पे भी? हाँ साहब, लेकिन इन सब से हमारा कुछ लेना देना नहीं साहब। केवल तो कई सालों से लगा हुआ है। अच्छा, तुम रुको और अपने पार्टनर को बुलाओ। सब अभी अभी फोन लगा। हेलो। हाँ बबलू भाई, कहाँ हैं आप? अरे मैं हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है बबलू भाई? हाँ बबलू भाई, हेलो। हाँ मैं जीतू। हाँ अच्छा, सुनाई दे रहा है अभी? हाँ हेलो बबलू भाई, सुनिए, मैं इसलिए फोन किया था कि मैं जा रहा हूँ शांति अपार्टमेंट में, वहां से कंप्लेन आया था। कब? आपको नहीं आया था? नहीं। अच्छा ठीक है, वो क्या है ना कि दिन का मेरा काम बहुत ज्यादा है। रखूँ अब? रखता हूँ। हेलो हेलो। यहाँ आने वाले सभी लोगों से साइन लेते हो रजिस्टर में? या तुम्हारे दोस्तों के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है? नहीं सर, सभी साइन करते हैं। तो फिर उस केबल वाले से साइन क्यों नहीं लिया? सर जैसे घरों में काम करने वाले न्यूज़पेपर वाले होते हैं, उनसे क्या साइन लेना? काफी पुराने लोग हैं और सालों से यहाँ काम कर रहे होते हैं, उन पर किसी को शक भी नहीं होता है। और सर कई सारे मालिकों की भी हमको हिदायत होती है कि उनके यहाँ काम करने वालों को हम बिल्कुल भी परेशान न करें। और सर रही बात केबल की, तो टीवी कनेक्शन अगर थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाए तो कोई भी 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आज किसके घर से कंप्लेन आया था? सर आज तो कोई कंप्लेंट नहीं था, बस लोग हमसे बताते हैं और हम वो जीतू को बुला लेते हैं। लेकिन उसने तो कहा था कि आज किस काम से आया? वो सब 2-3 फ्लैट से कंप्लेन आया था कि पिक्चर खराब है, तो नया केबल डालने आया था सर। सुनो। यस सर। वो केबल वाला जितेंद्र कहाँ है? लेके आओ उसे। झूठ बोला उसने हमसे। और उसका दोस्त कहाँ है? उसको भी ढूंढ के लेके आओ। यस सर। सर वैसे आपको एक बात बतानी थी कि आज सुबह वो रिंकू की मम्मी और वो बबलू का झगड़ा हुआ था। कैसे झगड़ा? अरे बड़े बेशरम हो, जब देखो तब चले आते हो, नहीं देना बोला। ऐसे कैसे देंगे मैडम? कितनी बार आके जा चुके हैं, ये भी तरीका होता है। बच्चों का एग्जाम है। क्या एग्जाम मैडम जी? हाँ, एग्जाम तो हर घर में होते हैं, लेकिन हर कोई कनेक्शन काटने की बात थोड़ी करता है। आप तो जब देखो बस कनेक्शन काटने की बात करती हो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कटवाई चाहे कटवाई, लेकिन जो हर महीने किराया है वो आपको देना पड़ेगा बस। अरे क्यों देना पड़ेगा? 4 महीने से केबल कटा हुआ है, किस बात के पैसे देंगे? और तू ही केबल काट के गया था ना, फिर किस बात के पैसे दे? अरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हमने टीवी नहीं देखा है। अरे आप बिजली का इस्तेमाल करती है ना, अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो जो मिनिमम किराया होता है आप देती है ना। अरे तो हमसे कौन सी दुश्मनी है? लेकिन मैडम अच्छा नहीं लगता इस तरह से 300 रुपए के लिए हर महीने आपकी चौखट पे आना, भीख मांगना। अरे छोटा सा हिसाब किताब है, करके खत्म करिए, आप भी खुश हम भी खुश। अभी मेरे पति घर में होते ना तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती जुबान खोलने की। अरे मैडम जी ये नहीं कर रही हैं आप? अरे पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे ये क्या तरीका होता है? अरे हम भी फैमिली वाले हैं। वैसे सर ये रोज की बात है, ऐसा वो बबलू बता रहा था। दोनों को पकड़ के लेके आओ। झूठ बोला था उसने, किसी ने नहीं बुलाया था उसे। और सुबह झगड़ा हुआ, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। इन दोनों केबल वालों का पक्का कहीं ना कहीं हाथ है इसमें। लेके आओ उसको।
क्या है? गुड मॉर्निंग सर, केबल कनेक्शन के लिए आया था। ये क्यों नहीं बोलते तुम्हें पैसा चाहिए? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से। नहीं सर, पूरे साल आपने केबल कटवा रखा था, पूरे साल के पैसे देने नहीं पड़े आपको। अब केबल जोड़ने के पैसे थोड़ी ना मांगेंगे आपसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें बुलाया किसने यहाँ पर? सर, आपका बेटा 12वीं पास हुआ है ना आज, और आपकी छोटी बेटी 9th में गई है। उन्हें आज टीवी देखने देंगे ना आप? ये तुम्हें कहां से पता चला? जासूसी करते हो हमारी। तुम जैसे लोगों को हम घर में क्या आने देते हैं, छुप छुप कर तुम हमारी बातें सुनते हो। इसका मतलब तुम चोरी भी जरूर करते हो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से। चलो जाओ। आप समझ में आ गया ना आपको हमारी औकात क्या है? क्या कह रहे थे आप? हम चोरी करते हैं? तुम जैसे लोगों को हम घर में क्या आने देते हैं, छुप छुप कर तुम हमारी बातें सुनते हो। इसका मतलब तुम चोरी भी जरूर करते हो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से। चलो जाओ। आप मुझे घर से निकालने वाले थे, मैंने आपको दुनिया से निकाल दिया। तू पागल हो गया क्या? पुलिस ने मुझे बुलाया था, तूने बताया क्यों नहीं? हाँ? अभी 50 गालियां मुझे मिली हैं और तुरंत हाजिर होने के लिए कहा है। हमेशा तुम ये गलती करते रहते हो। अरे आप चिल्ला क्यों रहे? मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं। चिल्लाओ ना तो क्या करूं? पुलिस ने बुलाया, कोई मजाक है क्या? और तू वहां शादी अपार्टमेंट में क्या कर रहा था? हाँ? तेरी वजह से पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा मुझे। तुरंत पहुंच वहां पर। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं आता हूँ। मैं आता हूँ। क्या कर रहा है? बाबा वो प्याज छीलकर दे रहा था आपको। कुछ तो शर्म कर। इसलिए तुझे पैदा नहीं किया कि तू ये सब करे, इसलिए पाला पोसा मैंने तुझे। और सच कहूं तो तू इसी लायक है कि तू ये सब घर के काम करे। मूर्ख तो मैं था ना, जो तुझे लेके सपने देखता रहा कि तू बड़ा आदमी बने। अरे मैं नहीं चाहता था कि तू मेरे जैसे ये सब घर के काम करे। मूर्ख है तू। बाबा मैं जा रहा हूं। सर कुछ पता चला? नहीं सर, पता नहीं चला, लेकिन एक अर्जेंट मैसेज है वायरलेस पे आपके लिए। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर, सेक्टर नंबर 12 से न्यूज है, गार्डन के पास एक डेड बॉडी मिली है, आपको जाना पड़ेगा। अभी तो इस पे शक हुआ था, यही? जीतू!
सब समझा तू? आज अगर मेरी बात मान लेता तो ये सब नहीं होता बेटा। अब समझ में आया तेरे कि क्यों मैं तेरे पीछे पड़ा रहता था, क्यों पढ़ने के लिए कहता था, अच्छे नंबर लाता, बड़ा आदमी बनता, अपने बाप के सपनों को पूरा करता। कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, पर यहाँ तो अंधेर थी देर नहीं। अभी अभी तो हमने जितेंद्र को इतने लोगों को मारते हुए देखा और फिर उसी की हत्या हो गई। पछतावे और खुदकुशी की इस कहानी में ये खून कहां से आ गया? लगा था कि कहानी का नालायक खलनायक होगा, लेकिन ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही थी। जितेंद्र ने इतने लोगों को क्यों मारा था? क्या रिंकू की मां के कत्ल में भी उसी का हाथ था? और क्या गायकवाड़ की खुदकुशी में भी वो शामिल था? या उसका कोई और हमराज था, कोई ऐसा जिसके बड़े प्लान में जितेंद्र के लिए भी कोई जगह नहीं थी? ये सब कैसे हो गया साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं और जीतू मतलब जितेंद्र साहब, हम लोग 10 साल से लक्ष्मी केबल चला रहे। उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी? अरे बहुत सीधा बच्चा था वो, कभी किसी से बहस तक नहीं करता था वो। अरे मैं तो कितनी बार उसे डरपोक बोलता था साहब। अब मुझे लगता है साहब ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके पीछे जो दूसरे केबल ऑपरेटर है ना, इनका हाथ है, इनकी साजिश है। क्योंकि हमारे धंधे में कंपटीशन बहुत बढ़ गया, हो सकता है इसी वजह से साहब। पार्टनरशिप में भी कंपटीशन होता है बबलू जी? मतलब साफ है, अभी तक जो भी मुनाफा होता था आप दोनों में आधा आधा बढ़ता था। अब पार्टनरशिप ही नहीं रहेगा तो सारा मुनाफा तो आपका हुआ ना। आप मुझ पे शक कर रहे हैं साहब, जबकि सच्चाई ये है कि उसके बगैर में धंधा कर ही नहीं सकता। अरे मुझे टेक्निकल की 2 कौड़ी की समझ नहीं और उसे धंधा बिल्कुल नहीं आता साहब। हम दोनों साथ में थे इसीलिए कुछ कर पाए। मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं साहब, सच कह रहा हूं। और कस्टमर के साथ झगड़ा? आज सुबह ही आपने रिंकू जी की मां को धमकी दी थी और 1 घंटे के अंदर उनकी लाश मिली। आपको ही मिली थी ना? मैडम जी के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन साहब आप खुद सोचिए, ये लोग बाहर जाके होटल में 1000 रुपए खाने पे खर्च कर देते तो तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हमारे 300 महीने के देने में इनके बच्चों के एग्जाम सामने आ जाते हैं। और झगड़ा इसी बात पे हुआ था। आप जो भी कह रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जिन जिन घरों में खुदकुशियां हुई उन सब घरों में आपके केबल थे, सारे घरों में परीक्षाएं और सारे घरों से आपका झगड़ा। कुछ रोशनी डालिए इस पे जरा। मैं आपसे कह चुका हूं ना कि मैं मैनेजर हूं, मैं घर के अंदर जाता भी नहीं कभी। और जितेंद्र? वो जाता है साहब, उसका काम ही है अंदर जाके फिटिंग करना, कनेक्शन करना सब। इसका मतलब है कि उसको सब कुछ पता था? सब कुछ पता था, बहुत कुछ पता था। घर के अंदर जो बातें होती हैं उसे पता था साहब। कभी जिक्र किया इन लोगों के बारे में आपसे? कई बार किया साहब, और लड़का बहुत इमोशनल था साहब, जरा सी बात पर टेंशन में आ जाता था। मतलब साहब, वो दूसरे के घरों में जो ये बच्चों की पढ़ाई के लेके जो झगड़े होते, वो ये सब सुनता था, देखता, फिर आके मुझे बताता था। अरे बच्चों का क्या दोष बबलू, कि उनके माँ बाप उनको जन्म देते हैं, उनके अरमान पूरा करने के लिए बच्चों को क्यों तकलीफ सहनी पड़ती है? वो ड्राइवर साहब, वो हर्षल को कितना डांट रहे थे आज। अरे वो बेचारा तो 2 मिनट भी पढ़ाई के अलावा कुछ करता ही नहीं है। मैं हमेशा उसको पढ़ते हुए देखा है। अभी समझ में नहीं आएगा उसके, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और एहसास हो जाएगा कि बचपन तो उसको कभी मिला ही नहीं। और वो भी क्यों? क्योंकि उसका बाप उसे कुछ ना कुछ बनाना चाहता था। तू हंस रहा है? हंसने तो क्या करूं, और कुछ भी सोचता रहता है। देख, हम नहीं पढ़ पाए तो क्या हुआ, केबल वाले बन गए ना केबल वाले। अरे अच्छा ही है, ये लोग ज्यादा पढ़ेंगे, कुछ और बनेंगे, हमारी लाइन का कंपटीशन कम हो जाएगा। कुछ भी सोचता रहता है। खुश रहा कर। मैंने उसे बोला साहब, ये बच्चे पढ़ लिख के कुछ और करेंगे तो हमारे धंधे का कंपटीशन कम हो जाएगा, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था कभी समझ नहीं पाया। हेलो, हाँ बोल। हाँ बोलता हूँ सर। चाकू पे जो उंगलियों के निशान पाए गए थे
वो 2 लोगों के हैं। एक तो खुद जितेंद्र और दूसरे उसके पिताजी के। और लाश के पास जो चप्पल के निशान पाए गए थे सर, वो भी उसके पिताजी के हैं। आ जाओ भाई। मिस्टर दीक्षित, इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? आपके पहले कोई आया जो मेरी उंगलियों के निशान लेकर गया, और कोई आके पूछता है कि मेरे चप्पल कहाँ हैं, मेरे पूरे घर की तलाश। आप लोग समझते क्यों नहीं है? आज ही मेरे बेटे की मौत हुई है। जानते हैं हम, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। इस चाकू को पहचानते हैं आप? ये तो हमारा अपने घर का है, मतलब रसोई का है। इस पे आपकी उंगलियों के निशान कैसे आए? हाँ, वो सुबह क्या है ना, जीतू सब्जी काट रहा था। क्या कर रहा है? बाबा वो प्याज छीलकर दे रहा था आपको। कुछ तो शर्म कर, इसलिए तुझे पैदा नहीं किया कि तू ये सब करे। तो मैंने गुस्से में उससे चाकू छीन लिया। वो क्या है ना, देखिए घर में कोई औरत तो है नहीं, तो घर के सारे काम हम दोनों बाप बेटे मिलके ही करते हैं। तो वैसे भी चाकू तो रसोई में और घर में इस्तेमाल होता ही है रोज। और ये तो मेरी चप्पल है, आपको कहां से मिली? मैं सुबह से ढूंढ रहा था इसे। ढूंढ रहे थे या भूल आए? जिस चाकू से आपके बेटे की हत्या हुई, उस पे आपकी उंगलियों के निशान, उसके लाश के पास आपके चप्पल पाए जाते हैं। और कुछ कहना है आपको? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने मारा मेरे बेटे को? मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को, बल्कि मारा तो उसने है मुझे, रोज तिल तिल करके, मेरी बातों को अनसुना करके। उस दिन से जिस दिन उसका रिजल्ट आया था, 56%। तेरे बारे में कितना सोच रखा था कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, इज्जत कमाएगा, समाज में मुझे भी इज्जत दिलाएगा, मेरे काम का बोझ हल्का करेगा। बाबा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। मैं आपके काम का बोझ हल्का करूंगा बाबा। कैसे करेगा तू मेरे काम का बोझ हल्का? है मेरी तरह झाड़ू लगाकर? अरे जरूरी नहीं है कि झाड़ू वाले का बेटा झाड़ू वाला बने। सारे सपने चकनाचूर। क्या करूं इसका मैं? 56%। रोज मुझे ऐसे ही मारता रहा, मुझे अनसुना करके रोज। वो सब तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आपके बेटे के लाश के पास आपकी चप्पल कैसे मिली? हमारे सारे रिपोर्ट बताते हैं कि जितने भी घरों में खुदकुशियां हुई हैं, इसी तरह के चप्पल के निशान पाए गए हैं। मैंने नहीं मारा बेटे को, मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोल रहे हैं आप। कम से कम आज हमें हाथ उठाने पे मजबूर मत कीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि पुलिस पे बेरहम होने का इल्जाम लगे। अब चुपचाप अपनी मर्जी से हमारे साथ चलिए। चलिए। लगता है पुलिस भी चकमा खा गई। हमने खुद जितेंद्र को कत्ल करते हुए देखा, एक नहीं बल्कि 3 केसेस में। खुदकुशी करने वालों की इकबालिया चिट्ठियों की फोटो उसके फोन में मौजूद थी। तो क्या जितेंद्र अपने पिता के इशारे पे काम कर रहा था और उसके पिता ने किसी कारण उसे ही रास्ते से हटा दिया? खैर, ये काम पुलिस का है, उन्हें ही करने देते हैं। अजीब बात यह है कि हर खुदकुशी के केस में पिता या माता को अपनी संतान को उस ऊंचाई पर देखना था जहां वो खुद नहीं पहुंच सके। माँ बाप चाहे किसी भी पेशे में हो, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे बढ़े, आगे पहुंचे। इसके लिए फॉर्मूला हमेशा एक ही रहा है, मन लगाकर पढ़ाई और मेहनत करना। खैर, फॉर्मूला बाद में, पहले आज की कहानी का ये गुथा हुआ केबल सुलझाते हैं।
मैंने नहीं मारा अपने बेटे को, मैं क्यों मारूंगा? भला कोई बाप अपने बेटे को मार सकता है क्या? सर एक बात और, इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन, इनकी रस्सी पर से मुझे वायर के पार्टिकल्स मिले। इसका मतलब पहले वायर से मारा गया, फिर इन तीनों को फांसी पर लटकाया। वो सब तो सही है, लेकिन इस जितेंद्र को किसने मारा? सर, कंट्रोल रूम को जितेंद्र के कत्ल की जानकारी जिस फोन से दी गई थी उसका पता चल गया, और वो फोन सर जितेंद्र का ही था। सर, अजीब बात यह है कि उसके मरने से कुछ वक्त पहले ही इंफॉर्मेशन दी गई थी पुलिस को। जल्दी से फोन लेके आओ। यस सर। आपको याद भी नहीं होगा कि कब मुस्कुराया था मैं आपके सामने। आज मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि आज मैं बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैंने बड़ा एग्जाम अव्वल नंबर से पास किया है। मैंने ही नहीं बाबा, उन 4 बच्चों ने भी। आज हम सब की एग्जाम पूरी हुई बाबा, और उस एग्जाम का डर भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। हम सब एक है बाबा, मैं जितेंद्र, मैं ही हर्षल, मैं ही रिंकू और मैं ही सुमित्रा निवास का मोहित हूं बाबा। उन सब के बाबा और माँ भी बिल्कुल आपके जैसे थे। आप ही की तरह अपने बच्चों का बचपन रोज रोज आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे थे। अपने बच्चों को ताने दिया जाता था। इतना ही नहीं, अगर पढ़ाई ना करें तो मुझ जैसा बन जाएंगे, ये कहा जाता था उनको। मुझे कहते थे कि एक मामूली आदमी, 2 टके का आदमी, गंवार, अनपढ़, ऐसा क्या गुनाह किया मैंने बाबा? आपसे बहुत नफरत करता था मैं, लेकिन आपसे बहुत डरता भी था। आपकी आंखों में आंखें डाल के देखने की हिम्मत नहीं हुई मेरी कभी। लेकिन जो मैं आपके साथ नहीं कर पाया, उन सबके साथ किया मैंने। माफी मंगवाई, पहले माफी लिखवा कर ली, फिर मुक्ति दे दी। उनको नहीं, उनके बच्चों को, उनके खौफ से मुक्ति दे दी। आपके बारे में इतनी नफरत थी मुझे कि इन सब में इसलिए आपको फंसा दिया मैंने। जब तक ये वीडियो बाहर नहीं आएगा, आप खूनी कहलाओगे। मैं हमेशा हमेशा आपको सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं बाबा, लेकिन फिर सोचा कि सब लोगों को पता तो चले कि ये सब मैंने किया क्यों है। आपने मेरा बचपन उससे छीन लिया बाबा। बस उम्मीद है कि मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा आप हमेशा याद रखेंगे। संभालिए अपने आप जी, तू ये क्या किया बेटा? तूने ये क्या किया? जितेंद्र दीक्षित कितना बेवकूफ निकला। माना माँ बाप कभी कभी सख्ती से पेश आते हैं, पढ़ाई के लिए दबाव डालते हैं, लेकिन क्या कभी अपने बच्चों का बुरा चाह सकते हैं? माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले, उसे पंख लग जाए।
और उसके सारे सपने साकार हों। उनके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी भावना पे तो शक नहीं किया जा सकता ना। जितेंद्र के बाबा ने भी यही चाहा था कि उनके बेटे को सम्मान मिले, कोई कभी उसे छोटा आदमी ना बोल सके। बेचारे बाबा ये बात जरा ज्यादा सख्ती से कह गए तो बेटे ने इतना भयंकर कदम उठाया, अपनी जिंदगी, अपने पिता का बुढ़ापा और 4 अन्य परिवारों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उम्मीद है कि इस कहानी को देखने के बाद माँ बाप और बच्चे आपस में संवाद रखेंगे और एक दूसरे की आकांक्षाओं को समझने की कोशिश तो करेंगे, ताकि गलतफहमियां कभी पैदा ही ना हो। क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।